यहाँ से मैं उस सवाल के साथ आगे बढ़ती हूँ कि आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है देश में, आपका रोड मैप क्या है? आप कह रहे हैं महंगाई देश में बहुत ज्यादा है, क्या आप डॉलर के मुकाबले रुपए का जो अवमूल्यन है जिस पर तंज करते हैं उस पर रोड मैप क्या है? महंगाई आप कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या पेट्रोल डीजल जिस पर आप रोज ट्वीट करते हैं कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, हमारे यहाँ उतने का उतना पेट्रोल बिक रहा है, क्या उसको 50 रुपए लीटर बेचने का कोई रोड मैप है? इस रोड मैप पर कोई जवाब अभय दुबे? हाँ बिल्कुल जी, 10 सेकंड तो सिर्फ मैं विजय त्रिवेदी जी को जवाब दे दूं कि 2014 के पहले हर चैनल में गरिमा जैसी पत्रकार हुआ करती थी जो मुखरता से व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाती थी। अब दुर्भाग्य है कि सिर्फ एक गरिमा सिंह बची है देश में, जो आज भी अपने उन इरादों के साथ खड़ी है। विजय त्रिवेदी यहाँ विशेषज्ञ बन के नहीं आते, इन्होंने भी मुखरता से हमारी सरकारों के खिलाफ, हर सरकारों के खिलाफ आवाज उठाई। तो ऐसे सारे लोगों को मोदी जी ने दरकिनार करा दिया, अपने धन्ना सेठ दोस्तों को चैनल पर चैनल खरीदवा दिए, इसलिए वो मुखरता से आवाज दी। जहां तक रोड मैप का है, पहले दिन से राहुल गांधी जी ने रोड मैप दिखाया है। जब प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया था नोटबंदी का, उन्होंने कहा था मत कीजिए, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक है, क्योंकि हमारा बैकबोन एमएसएमई है। अभय जी रोक रही हूँ आपको, और इसलिए रोक रही हूँ कि जो मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उसको एक तरफ थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, आपका रोड मैप बताइए। हमारा रोड मैप सस्ता हुआ, आपके पास क्या रोड मैप? नहीं, देखिए सुनिए ना गरिमा जी, इस हिंदुस्तान का बैकबोन राहुल गांधी जी हमेशा से कह रहे हैं कि चंद लोगों के पास अगर पैसा पहुंचेगा तो तिजोरियों में बंद हो जाएगा, इकोनॉमी नहीं सरवाइव कर पाएगी। हमारा एमएसएमई कोलैप्स हो गया है, एमएसएमई को आपको रिवाइव करना पड़ेगा, रोजगार के अवसर वहीं से सृजित होंगे। आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने इनपुट कॉस्ट किसानों की बढ़ाई तो खेती लाभ की बजाय तबाही का धंधा हो गया, किसान सड़कों पर आने के लिए मजबूर हुए। राहुल गांधी जी ने हर वो रास्ता दिखाया, जैसे उन्होंने कहा था न्याय की बात, कि जब हम कोविड के क्राइसिस थे उसके पहले जब हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं थी तो उन्होंने कहा था लोगों के हाथ में 6,000 रुपए महीना अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के हाथ में देना चालू कीजिए, अगर परचेस पावर बढ़ेगा तो इकोनॉमी हमारी। आप ये जानते हैं ना, आप ये जानते हैं कि वो जो 72,000 रुपए की स्कीम थी उसी को खारिज किया ना देश की जनता ने, तो यानी कि कन्विक्शन का मसला है क्या? देखिए कई बार इमोटिव इशू पर चुनाव होता है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर चुनाव होता है, वो ज्यादा समय नहीं होता। हमने 6-7 दशक तक कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में रही है, देश ने देखा है, अभी 1 दशक भी नहीं हुआ है, और ये अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी कांग्रेस पार्टी थी। आज जब भारतीय जनता पार्टी का चरम है तो 11 प्रांत में एक भी सांसद नहीं है इनका, इनके 54 सीटों पर जमानतें जब्त हुई है। आप वो कन्विक्शन दे पा रहे राजीव रंजन? जो विजय जी ने सवाल पूछा, वो माहौल है क्या इस देश में जो 2014 के पहले था, सरकार बदल जाने वाला? और क्या इस न्याय यात्रा से वो माहौल पैदा होगा क्या? देखिए मुझे ऐसा लगता है ये यात्राएं तो बराबर जनता से संवाद का अवसर देती है, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना को समझने का अवसर मिलता है, और निसंदेह इससे नेता और आम लोगों का जो फर्क है वो मिटता है। विजय त्रिवेदी जी की पूरी बात मैंने नहीं सुनी, लबो लुबाब मैं केवल जो आपने कहा उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हालात 2014 के पहले जो थे, भारतीय जनता पार्टी ने देश को उससे भी बुरी स्थिति में पहुंचाया है। 2014 में डॉलर का 64 रुपए डॉलर की कीमत भारतीय रुपए में, आज 83 रुपीज। तो ये फर्क है। और लेकिन उसके बावजूद राजीव रंजन, आपकी पार्टी के बड़े नेता ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों से चिंतित हैं। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कौशल की प्रशंसा नहीं करना, आप मुझे लगता है सच को नकारने जैसा। आपके पास चुनाव जीतने का अवसर है, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी, 2 स्थितियों में इस देश में भारतीय जनता पार्टी है, या तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी शून्य पर है, ऐसे अनेक प्रांत हैं दक्षिण से लेकर के पूर्वी भारत में जहां उनकी हैसियत बहुत ही खराब, कमिंग टू यू गुरु, और कई राज्यों पर उनकी शक्ति चरम पर। आपको उन्हें बेदखल करना है, पूरी तरह से एक मजबूत सांगठनिक ढांचे की जरूरत है अलायंस के पास, और आपके पास एक विजन डॉक्यूमेंट जो बार बार आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं उस बात से सहमत हूं कि अगर उनकी असफलताएं आपको दिखती हैं तो हम क्या जनता को भरोसा दिला पाएंगे कि हम उससे बेहतर शासन देंगे, और उसका रास्ता क्या? सर ये सवाल तो आपको आपस में बैठ के एक दूसरे से पूछना है, लेकिन गुरु
दो सवाल है, जरा संक्षेप में अगर आप बता दें कि भाई नॉन सीरियस अगर इतने राहुल गांधी, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी सरनेम का कोई व्यक्ति देश नहीं संभाल सकता, तो आपके सारे तमाम सीरियस नेता, एक्सट्रीम सीरियस नेता सब राहुल गांधी पर बयानबाजी करते हैं, क्यों भाई, क्यों वक्त जाया करते हैं उन पर? गरिमा जी नहीं गरिमा जी, देखिए आपका शो गरिमा जी बड़ा ही लोकप्रिय शो है और मैं आशा करता हूं कि इसमें झूठा नैरेटिव कोई ना चलाए। अभी कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता कह रहे थे धन्ना सेठ। एसबीआई की रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट है, इंडिविजुअल इनकम इनइक्वालिटी हैज सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 14-22। आपके दर्शक देख पा रहे होंगे आर्थिक असमानता 14 की तुलना में 22 में बहुत कम हो गई है। मैं अपने साथी मित्र को यह लिंक भेज दूंगा। तो बार बार जो बोलते हैं धन्ना सेठ कुछ लोगों के हाथ में आ रहा है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के आए हैं और ये आंकड़े कह रहे हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा के जो साले हैं राहुल गांधी जी, जो देश पे शासन करना चाहते हैं, उनकी पार्टी के लोग धन्ना सेठों के बारे में बात ना करें, तब थोड़ी नैतिकता नजर आएगी। रॉबर्ट वाड्रा के परिवार वाले लोग भी धन्ना सेठों की बात कर रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। जहां तक जेडीयू की बात है, हम बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और लगातार गरिमा जी आपके शो पे भी और अलग अलग मंचों पे भी आदरणीय केसी त्यागी जी ने भी कहा और है। क्योंकि आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो आंकड़े हमेशा अपने कन्वीनियंस से सब इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं कल भी पढ़ रही थी इंडियन एक्सप्रेस में, सॉरी टू कोट दैट नेम, कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी घटी है जो कि सुकून का सबब है, लेकिन इनकम पॉवर्टी बढ़ी है, एक्सट्रीमली बढ़ी है। तो वो आंकड़ों का खेल पे मत जाइए डॉक्टर गुरु, आंकड़ों की जब बात करेंगे उस पर जाएंगे। बस अभी इतना बताइए, अच्छा, मतलब कि इतने सीरियस नेता सब वो बोलते हैं तो अटैक क्यों करते हैं? नहीं देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है गरिमा जी, जब आंकड़े सरकार के पक्ष में हो तो वो आंकड़ों का खेल हो जाता है, जब आंकड़े विपक्ष के पक्ष में हो तो वो आंकड़े सत्य हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा के साले, उनके पार्टी के लोग, धन्ना सेठ आर्थिक असमानता की बात ना करें, जो राजस्थान में कौड़ी के भाव में जमीन खरीदते थे। जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, एक विपक्ष के नेता के रूप में उनका बहुत सम्मान है, लेकिन जहां गए, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई कन्याकुमारी में, फादर जॉर्ज पुनैया ने कहा इस भारत भूमि पे पैर रखने का मन नहीं करता है। ऊपर आइए केरला में गौ हत्या करने वालों के साथ फोटो खिंचवाने लगे, ऊपर आइए महाराष्ट्र में सावरकर पे आक्रमण करने लगे। तो राहुल गांधी जी वही कई दफा बतौर जर्नलिस्ट नहीं समझ पाती कि गौ हत्या करने वालों के साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं तो तकलीफ है। हालांकि मैं ना तो डिफेंड कर रही हूं किसी को भी, ना किसी की एडवोकेसी कर रही हूं और कतई नहीं करूंगी इस मंच पर बैठकर, ये दावा है मेरा, वादा है आपसे। लेकिन किरण रिजिजू कहते हैं कि हम गौमांस खाते हैं, धड़ल्ले से कहते हैं, तो ये बड़ा सिलेक्टिव वेंडेटा भी होता है क्या? विजय जी, बहुत छोटा सा रिमार्क मुझे दीजिए कि 2024 की जंग उस कन्विक्शन के साथ कहां खड़ी है जिस कन्विक्शन की बात आप कर रहे थे? देखिए, 2024 की जंग में भारतीय जनता पार्टी कन्विक्शन के मामले में बहुत आगे है। ठीक है। और राहुल गांधी जी का आपने जिक्र किया, तो गरिमा जी आप बहुत विद्वान हैं। किसी भी फिल्म के हिट होने के लिए विलेन को स्ट्रांग बनाना, एक स्ट्रांग विलेन जो है ना, वो फिल्म हिट होने की गारंटी है। गब्बर सिंह ही शोले बना सकता है, शोले जो है बिना गब्बर सिंह के नहीं बन सकती। इसलिए लगातार गांधी परिवार को, राहुल गांधी को एक स्ट्रांग विलेन के तौर पर प्रेजेंट करना एक स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का। मुझे नहीं पता कि कितना है कि नहीं है, लेकिन जो आपने सवाल किया था रोड मैप वाला, उसी में मुझे लग रहा है, एक तो नैरेटिव का जो सवाल मैंने किया वो उनके पास नहीं है, दूसरा रोड मैप नहीं है। आप सोचिए, 2014 में कहा गया कि अच्छे दिन आएंगे, 2019 में कहा गया कि हम सारे वादे पूरे करेंगे, अपना एजेंडा पूरा करें, और 2024 के लिए कहा जा रहा है कि देश को तीसरी इकोनॉमी बनाएंगे, 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। तो ये रोड मैप